नमस्ते। चलिए आज एक मजेदार सफर पर निकलते हैं। हम पता लगाएंगे कि हमारे चारों ओर जो एलिमेंट्स हैं उनकी असली पहचान क्या है। शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। एक तरफ है चमचमाता हुआ सोना और दूसरी तरफ कोयले का एक टुकड़ा। दोनों ही एलिमेंट्स हैं, है ना? पर इनमें फर्क क्या है? हम कैसे कह सकते हैं कि कौन क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब ये बाहर से दिखते कैसे हैं, इनका बर्ताव कैसा है। यहीं से हमें पहले सुराग मिलेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज जो नोटिस में आती है वो है इनकी चमक। मेटल्स में ना एक खास तरह की शाइन होती है जिसे हम कहते हैं लस्टर। सोचिए, जैसे किचन में कोई नया स्टील का बर्तन चमकता है, बिल्कुल वैसा ही। अब एक और कमाल की प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। इसका मतलब है कि मेटल्स को हथौड़े से पीट पीट कर पतली शीट्स में बदला जा सकता है बिना टूटे। जैसे रोटी बनाने के लिए आटा बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और आपको पता है, गोल्ड और सिल्वर तो सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल्स में से हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी एक और खूबी है डक्टिलिटी, मतलब इन्हें खींचकर पतले तार भी बनाए जा सकते हैं। सोचिए जरा, आपको अंदाजा है, सिर्फ 1 ग्राम सोने को खींचकर करीब करीब 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। कमाल है ना? इसके अलावा ज्यादातर मेटल्स हार्ड होते हैं। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसीलिए तो खाना पकाने के बर्तन और बिजली के तार इनसे बनते हैं। और हाँ, जब इन पर चोट की जाती है तो एक टनटनाने वाली आवाज आती है जिसे सोनोरस कहते हैं। स्कूल की घंटियां याद है? वो इसी गुण की वजह से बनती हैं। तो अब तक तो सब बड़ा सीधा साधा लग रहा है ना? मेटल्स ऐसे होते हैं, नॉन मेटल्स वैसे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर कुछ एलिमेंट्स इन नियमों को माने ही नहीं? यहीं से हमारी पड़ताल और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, हम कहते हैं कि मेटल्स कमरे के तापमान पर सॉलिड होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी तो लिक्विड है। हम कहते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, पर गैलियम और सीजियम तो हथेली की गर्मी से ही पिघल जाते हैं। और तो और, सोडियम और पोटेशियम इतने नरम हैं कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है, मक्खन की तरह। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटल्स ही नियम तोड़ते हैं, नॉन मेटल्स भी पीछे नहीं है। कहा जाता है कि नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती, पर आयोडीन तो चमकदार है। हम मानते हैं कि ये नरम होते हैं, लेकिन डायमंड, वो तो कार्बन का ही एक रूप है और दुनिया का सबसे कठोर नेचुरल सब्सटेंस है। और ग्रेफाइट, वो भी कार्बन है और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। तो मतलब साफ है, सिर्फ बाहरी रूप रंग देखकर काम नहीं चलेगा। तो फिर सवाल उठता है कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पूरी कहानी नहीं बता सकती, तो असली पहचान कैसे करें? इसके लिए हमें थोड़ा और गहरा उतरना होगा। हमें एक बेहतर टेस्ट की ज़रूरत है, और वो टेस्ट है इनकी केमिकल रिएक्शंस को देखना। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि हवा यानी ऑक्सीजन के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं। ज़्यादातर मेटल्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, पर यहाँ भी सबका अंदाज अलग अलग है। सोडियम और पोटेशियम तो इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि हवा में आते ही आग पकड़ लेते हैं। वहीं कॉपर जलता नहीं, बस उस पर एक काली ऑक्साइड की परत जम जाती है। और गोल्ड और सिल्वर, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे तापमान कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो। अब पानी के साथ इनका रिएक्शन देखिए। यहाँ एक पूरी रैंकिंग साफ दिखती है। सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी में भी धमाका कर देते हैं। कैल्शियम थोड़ा शांत है, वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम को चाहिए गर्म पानी। और एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक तो और भी नखरे वाले हैं, वो सिर्फ भाप यानी स्टीम से रिएक्ट करते हैं। और फिर हैं लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, जो पानी से रिएक्ट करते ही नहीं। तो इन केमिकल टेस्ट से हमें एक पैटर्न तो मिल रहा है ना? कुछ मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, कुछ कम, और कुछ तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों ना हम इन रिएक्शंस के आधार पर इनकी एक पक्की रैंकिंग ही बना लें? और ये रैंकिंग बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। इसमें होता ये है कि एक ज्यादा ताकतवर यानी ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कमजोर मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल फेंकता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला। कुछ देर बाद हम देखेंगे कि कील पर कॉपर की एक परत चढ़ गई है और सॉल्यूशन का रंग भी बदल गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। उसने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और खुद वहां बैठ गया। बस इस एक छोटे से टेस्ट से ये साबित हो गया कि आयरन कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। तो जब ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो हमारे सामने आई द रिएक्टिविटी सीरीज। ये समझिए मेटल्स का एक लीडर बोर्ड है।
सबसे ऊपर हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं रिएक्टिविटी कम होती जाती है। लेकिन अब असली सवाल आता है, आखिर ऐसा क्या है जो पोटेशियम को इतना रिएक्टिव बना देता है और गोल्ड को इतना शांत और स्टेबल? इस राज का जवाब छिपा है एटम के बहुत अंदर। ये सारा खेल है इलेक्ट्रॉन्स का। हर एलिमेंट की बस एक ही तमन्ना होती है कि उसका सबसे बाहरी शेल इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह भर जाए, जैसे नोबल गैसेस का होता है। जब ऐसा हो जाता है तो वो एलिमेंट स्टेबल हो जाता है, समझिए कि खुश हो जाता है। अब यहीं पर मेटल्स और नॉन मेटल्स का रास्ता अलग हो जाता है। मेटल्स के बाहरी शेल में आमतौर पर कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनके लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे देना ज्यादा आसान होता है। जबकि नॉन मेटल्स के बाहरी शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपना शेल पूरा करना पसंद करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा खाने वाला नमक, यानी सोडियम क्लोराइड। देखिए, सोडियम के बाहरी शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो वो देना चाहता है। वहीं क्लोरीन को अपना शेल पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सोडियम अपना वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है। अब सोडियम बन गया पॉजिटिव आयन और क्लोरीन बन गया नेगेटिव आयन, और बस ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और बन जाता है एक मजबूत बॉन्ड। तो बस पहेली सुलझ गई। इलेक्ट्रॉन्स को देने या लेने की यही जो प्रवृत्ति है, यही वो फंडामेंटल कारण है जिसके पीछे सारी केमिकल प्रॉपर्टीज और पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज छिपी है। उनकी चमक से लेकर उनके जोरदार रिएक्शंस तक हर चीज का जवाब यही है। तो अब जब हम एलिमेंट्स के इन बुनियादी नियमों को समझ गए हैं, तो सोचिए हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसी समझ के आधार पर हम नए नए एलॉयज, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स और भविष्य के मटेरियल्स बना सकते हैं। सवाल ये है कि अगला आविष्कार क्या होगा? Thank you for watching CBSE One Shot. If it helped you, like, share and subscribe.